हैं, तो सभी को नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सबसे पहले मैं महाराज श्री और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि-कोटि नमन करूँगी, वंदन करूँगी। अपनी समस्त गुरु बहनों को मेरा कोटि-कोटि नमन, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक मंच को सँभाल पा रही हूँ। अगर इन दीदियों का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला होता, तो शायद मैं आज इस पोज़ीशन पर नहीं होती। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से सभी बहनों को मेरा नमन है, वंदन है। ओम। चलिए, जैसे कि दीदी ने बताया कि आज का मेरा टॉपिक है त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। त्रिदोष होता क्या है? पहले उसका हम बेसिक समझेंगे, त्रिदोष क्या होता है। जब हम अपनी माँ के पेट से आते हैं, तो माँ के अंडाशय से जो हम अंडा लेकर के आते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये त्रिदोष होते ही होते हैं। जिस तरह से माँ का मेनोपॉज़ जिस टाइम होगा, उसी टाइम हमारा मेनोपॉज़ आता है। अगर माँ का 50 साल में उम्र में उनको रजोन वृत्ति हुई होगी, तो हमारा भी वही कुछ लगभग होगा। तो हम त्रिदोष अपनी माँ के पेट से साथ में लेकर के आते हैं। लेकिन ये कोई दोष नहीं है, ये त्रिदोष हमारे स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं हमारे शरीर के। लेकिन इनको दोष का नाम क्यों दिया गया? जब ये इनकी कुपित होने लगते हैं, जब हमारा इम्बैलेंस होने लगता है, तो वो कुपित हो जाते हैं तो हमको रोग उत्पन्न होने लगते हैं, उसी को फिर त्रिदोष कहा जाता है। ये हमारे 3 स्तंभ होते हैं शरीर के, जिस पर ही हमारा शरीर खड़ा होता है। वात, पित्त और कफ। अगर आप शारीरिक दृष्टि से देखें, तो वात क्या है? वात अगर स्तंभ के रूप में देख रहे हैं, तो कमर से लेकर के पैर तक का निचला भाग हमारा वात का रूप कहलाता है, और कमर से ऊपर छाती तक का हमारा पित्त का स्तंभ कहलाता है, और सर से लेकर के यहाँ तक का, कंठ तक का, डायफ्राम तक का जो हिस्सा है, वो हमारा कफ कहलाता है। तो वात, पित्त और कफ, ये तो शारीरिक दृष्टि से आपको 3 पिलर बताए। अब अगर हम इसको देखा जाए, तो उम्र की दृष्टि से कहते हैं, क्या कभी छोटे बच्चों को हमने सुना है कि वात के रोग हो गए, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है? बच्चों को नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वात जो है, ये प्रवृत्ति कब होती है? जब हमारी युवावस्था निकल करके हम प्रौढ़ अवस्था में आने लगते हैं। कहते हैं बुढ़ापे में आने लगे, तभी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। लेकिन आज ये सब कुछ बच्चों को भी होने लगा है, इसके रीजन सब आगे बाद में बताएंगे। पित्त प्रवृत्ति, एसिड बनना, तो वो कब होती है? जब हम युवावस्था में होते हैं। जलन होना, कटी डकारे आना, एसिड बनना, उस टाइप की प्रॉब्लम। बच्चों में सुना होगा, बार बार सर्दी हो गई, बार बार खांसी हो गई, बार बार जुकाम हो गया, तो वो कफ प्रवृत्ति होती है। मतलब बाल्यकाल में कफ प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है, युवा अवस्था में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है, और प्रौढ़ अवस्था जब बुजुर्ग अवस्था आ जाती है, तो हमारी वात कुपित होने लगती है। त्रिदोष सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा के लिए जब हम किसी वैद्य जी के पास जाते हैं, तो उनसे क्या कहा जाता है कि आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है, आपकी शरीर की वायु बढ़ी हुई है, या पित्त बढ़ा हुआ है, या कफ बढ़ा हुआ है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या है क्या। हमें तो बस रोग समझ में आता है कि आज हमको घुटनों में बहुत दर्द है, या हमको आज एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, या हमको सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण हमको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, नाक ब्लॉक है, या ये सब की जो प्रॉब्लम आती है। तो हम एक सब क्यों होता है, इसका बेसिक समझिए। हमारे जो शरीर का निर्माण होता है, वो दोष, धातु और मल, इन 3 तत्वों से मिल करके होता है ना? तो जितने भी हमारे शरीर में तत्व पाए जाते हैं, वो इन तीनों के अंतर्निहित, इन दोष, धातु और मल के मिक्सचर से ही उत्पन्न होते हैं, जितने भी हमारे शरीर के तत्व हैं। और इन दोषों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण स्थान जो होता है, वो वायु का होता है, पित्त का होता है, कफ का होता है। हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। अग्नि, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, हमारा शरीर पूरा, हमारा पूरा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों को अपने हाथ के माध्यम से समझिए। ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, इसको सिंपल वे है समझने का, कि ये हमारा अंगूठा, ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपको बहुत लाइफ में काम आएगी। अंगूठा मतलब अंगुष्ठा, तो ये हमारा अग्नि का सूचक है। कभी आपने देखा है ज्योत कभी जलाते हैं, तो कभी आड़ी तिरछी जाती है, हमेशा ऊपर सीधी जाती है। तो हाथ ऐसे रखते हैं, तो हमारा अंगूठा हमारा ऊपर होता है,
तो अग्नि हमारी जब प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि सीधी ऊपर जाती है, तो हमारा अग्नि का सूचक है। ये अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ, उसके आगे आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी, किताबी ज्ञान नहीं दूंगी आपको, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। पहले इसको समझिए। दूसरा, हमारी प्रथम उंगली जिसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर या फिर तर्जनी, ये हमारी वायु का सूचक है। हवा हमेशा सीधी चलती है, तो ये हमारी वायु, सीधी चलने वाली उंगली हमारी वायु। मध्यमा उंगली हमारा आकाश तत्व का सूचक है। इसके नीचे, आकाश के नीचे पृथ्वी आती है, ऐसे मान के चलिए ऊपर आसमान है, नीचे पृथ्वी है, तो हमारी अनामिका उंगली हमारी पृथ्वी तत्व का सूचक है। और पृथ्वी तत्व के नीचे जल आता है, जिसे पाताल में रहता है, तो वो हमारी जल तत्व का सूचक है। तो ये 5 हमारी उंगलियां, 5 हमारा शरीर जिनके तत्व से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब इन 5 तत्व का पूरा महत्व बताऊंगी मैं एंड तक, वात पित्त और कफ के साथ साथ, कि क्या हमारा इसके शरीर में महत्व है। कि आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो जीवन में कुछ नियम अपना लीजिए। ना आपको बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना थायराइड होगी, और ना आपका वेट बढ़ेगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना डायबिटीज होगी। सबसे बड़ी बात, जो हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयां सॉल्यूशन नहीं है, उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं है। आज खाएंगे हम सही रहेंगे, लेकिन कब तक खाएंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डायबिटिक है तो डॉक्टर क्या कहेंगे? आपको जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। सांस की प्रॉब्लम हो गई है, आपको जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन हमारा है योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखें। योग क्या है? योग शरीर का मन से, मन का आत्मा से, और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है योग। तो जब हम योग करते हैं तो अपने मन को एकदम शांत करते हुए किससे जोड़ते हैं? अपने शरीर को पहले मन से जोड़ते हैं, मन को अपनी आत्मा से जोड़ते हैं, और आत्मा को अपने परमात्मा से, जो हमारे भीतर है। यहाँ वहाँ कहीं तराशने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भीतर है, तो हम उसको परमात्मा से जोड़ते हुए हम योग को करते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी, वात पित्त और कफ। वात क्या? वायु। सबसे पहले हम वात की बात करते हैं। वात, वात अर्थात वायु। वायु क्या चीज है? जो हमारे शरीर में हम जो प्राण लेते हैं, जो प्राण वायु है, जो हम श्वास भरते हैं, वही हमारे प्राण है। तो प्राण हमारे 5 प्रकार के होते हैं, वात हमारी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 प्राण कौन कौन से होते हैं। अब ये 5 प्राण आपने, ठीक है, क्वेश्चन के लिए तो लिख लिए, क्या आपको इसको समझेंगे, क्या करेंगे, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज समझ करके अपने स्वस्थ रखने के बारे में सोचना चाहिए कि जो वात का जो दोष होता है, जो वायु जब बिगड़ती है, तो क्यों बिगड़ती है? क्योंकि हम ऐसा खाना खाते हैं जो गैस बनाता है, और हम वायु मतलब अपनी वायु जो शरीर में है उसको कुपित कर लेते हैं अनचाहा खाना खाने से, और हम प्राणायाम नहीं करते, जिसके माध्यम से हमारी जो वात है जो प्रॉपर हो जाएगी, और हमारी जो गंदी वायु है हमारे शरीर से, कुपित वायु है, बाहर निकल जाएगी, जिससे कि हमारी बात बैलेंस रहेगी। जब बात बैलेंस होगी तो आपको जॉइंट्स पेन कभी नहीं होगा। अब बात बैलेंस करने का सबसे अच्छा रीजन क्या है, सबसे अच्छा कारण क्या है, तरीका क्या है? सब कुपित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अनवांटेड खाना खाते हैं, और पानी पीने के 5 तरीके जो मैं आगे बताऊंगी आपको, जब मैं कफ पे आऊंगी तब बताऊंगी। तो बात हमारी क्यों बिगड़ती है? जब हमको लगता है कि हमको ये चीज हमको गैस बना रही है, लेकिन उसको हम बराबर खाते रहते हैं, तो वो हमको गैस कुपित हो जाती है। हमको पहले दिन पता चल जाना चाहिए, आज हमने ये भोजन किया, इसके कारण हमको गैस बन रही। सपोज उड़द की दाल खाई है आपने, या चने बहुत खाए, या राजमा ज्यादा खाया, ये भी प्रोटीन है, खाना चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड नहीं खाना चाहिए, तो जिससे कि हमारी बात बिगड़ने लग जाती है। जब हम 40-45 प्लस में आने लगते हैं तो हमारी बात बिगड़ने लगती है, क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सुबह सुबह फ्रेश नहीं होते हैं, प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हैं, तो आपको पूरे दिन
गैस बनेगी तो आपका सिस्टम पूरा तरह से गड़बड़ा जाएगा और धीरे धीरे आपकी बात बिगड़ने लग जाती है। जितने भी हमको रोग होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कब काम करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तब काम करता है जब हमारी बात व्यवस्थित होती है, पूरी तरह से होती है, क्योंकि हमारे शरीर के सभी मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे वात के कारण ही पॉसिबल होते हैं। अगर शरीर में वात नहीं है, वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आप शरीर नहीं चला सकते। वो शरीर मृत शरीर है, निर्जीव शरीर है। और जब कुपित होने लगती है तो आपको रोग धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है कि वात प्रवृत्ति वाला शरीर। तो वात का मुख्य स्थान कहाँ कहाँ पर होता है? आंतों में होता है। गैस कहाँ से बननी शुरू होती है? आंत से बनती है, बड़ी आंत में जाती है, धीरे धीरे हड्डियों में आ जाती है, ब्लॉकेज बनाती है। ये भी बताऊंगी हड्डियों में वात क्यों आती है, क्यों कुपित होती है। हमारी थाइज में आती है, हमारे घुटनों में आती है, और जिस तरह धीरे धीरे करके जब हमारी बात कुपित हो जाती है तो हमको जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बात का एक मुख्य रीजन बताती हूँ कि जो लोग पानी का जो सेवन खड़े होकर के करते हैं, खड़े होकर के पानी पीने से हम सांस भी ले रहे हैं, सांस ऊपर चढ़ रही है और पानी नीचे जा रहा है, तो पानी का अणु और ऑक्सीजन का अणु दोनों आपस में टकरा के एक छोटी सी सिस्ट बनी जैसे राई के दाने के बराबर, और वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी नस के अंदर उसने ब्लॉकेज कर दिया। जब वो ब्लॉकेज हो गया तो वहां से ऑक्सीजन आपकी ऊपर नहीं जा रही है, वो रोक रही है उसको, जिसके कारण आपका ब्लड ऊपर नीचे नहीं जा रहा, आर्टरीज और वेन धमनियां आपकी प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। तो जब जो पार्ट को आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आपको क्या हो रहा है, वहां पर पेन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि उस जगह पर वो गांठ बनती चली जाएगी, धीरे धीरे करके वो जॉइंट्स पेन आपका बढ़ता चला जाएगा। शरीर में गांठें ऐसे ही नहीं होती, शरीर में गांठें हमारी गलत आहार विचार के कारण ही होती हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ वात का, तो वात का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? शरीर में रूखापन आने लगता है, रूखापन आने लगता है। और अगर वात आपकी संतुलित होती है तो शरीर में मल मूत्र का प्रवाह बिल्कुल सही होता है, सही टॉयलेट आएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब उसकी गति धीमी हो जाती है तो शरीर भारी होने लगता है, भारी होने लगता है तो ऑब्वियसली आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आप चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, तो गुस्सा आने लगता है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके लक्षणों को उपाय सब मैं आपको इकट्ठे बाद में बताऊंगी। वात कुपित होने का एक मुख्य लक्षण जो आज की जनरेशन अपना रही है वो क्या है? रात को लेट नाइट सोना। आजकल के बच्चों का ये सिस्टम बन चुका है कि एक एक दो दो बजे तक वो मोबाइल चलाते हैं और लेट सोते हैं, तो वात कुपित होने लगती है, क्योंकि वात का जो समय है वो शाम का ही होता है, जब वो अपना प्रॉपर कफ का समय सुबह का होता है, कफ प्रबल होता है। दोपहर में मानव पित्त प्रबल होता है, जब धूप तेज होती है, सर पर सूरज रहता है, और सूर्य ढलने के बाद हमारी वात का समय शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना शाम का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। क्यों कहते हैं शाम का खाना? क्योंकि वायु अपने चरम पर है, वो प्रॉपर हमारा पाचन शक्ति को अभी दुरुस्त करे हुए है, और हमारा भोजन टाइम से पच जाएगा, जिससे कि हमको वात रोग नहीं लगेंगे। तो समय के अनुसार काल हमारे 3 होगा। अच्छा, एक समय के अनुसार और इस तरह से बता देती हूँ मैं आपको। तो मैंने अभी सुबह शाम के हिसाब से बताया। जब हम सभी को पता है कि सर्दी खांसी जुकाम गर्मियों में नहीं होते, वो पीरियड होता है हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो वो हमारे महीने होते हैं 4 महीने कफ के। और उसके बाद हमारे अप्रैल मई जून जुलाई ये जो टाइम आता है ये हमारा पित्त का समय आता है, और उसके बाद का समय हमारा फिर वात का समय आता है सितंबर अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, और उसी टाइम लोग क्या खाते हैं? तले भुने पकौड़े, मिर्च मसालेदार चीजें, अचार वगैरह, क्योंकि खाना स्वाद नहीं लगता इसलिए। तो अगर आपको किसी भी तरह की वात का रोग है तो अपना खाने का समय सबसे पहले सुधारिए। वात के बाद में आती हूँ पित्त के ऊपर। पित्त क्या है? पित्त जल और अग्नि, इन 2 तत्वों से मिलकर बना था। जल तत्व हमारा कनिष्ठा उंगली, और अग्नि हमारा ये अंगूठा। तो इन दोनों के जब 2 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ऊष्मा ज्यादा आने लगती है, तो हमारा
पित्त बिगड़ने लगता है। और जब पित्त बिगड़ने लगता है तो जठराग्नि, आपने सुना होगा जठराग्नि, जिसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, एक छोटा सा हमारा पेट के पास एक एपिगैस्ट्रियम पार्ट होता है जिसको जठर अग्नि कहते हैं। जब हम खाना जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। प्रदीप्त इन द सेंस वो अग्नि जल जाती है। जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए तवा रखते हैं, तवा रखने से पहले आप अपनी गैस को ऑन करते हैं। अगर आप तवा के ऊपर पानी डाल दें तो क्या आपका तवा गर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अग्नि के ऊपर आपने अंगीठी जलाई, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या आप खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सेम जब हम खाने का पहला निवाला अपने पेट में डालते हैं तो हमारी जठर अग्नि एपिगैस्ट्रियम प्रदीप्त होने लगती है, मतलब जलने लगती है। वो अपना कार्य सोचा, ईश्वर ने शरीर ऐसा दिया है कि हर एक अंग को पता है कि मुझे अपना कार्य कब करना है। तो जठर अग्नि जो प्रदीप्त होती है उसका कार्य यही है कि भोजन का पाचन शुरू कर देना। लेकिन जो लोग बीच बीच में पानी पीते जाते हैं वो अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आपने भोजन डाला, उसके ऊपर पानी डाला, अग्नि को बुझा दिया, अब वो भोजन आपका सड़ता चला जाएगा, वो पचेगा नहीं, वो मल के द्वार पर पहुंचेगा और आपको जो न्यूट्रिएंट्स जो आपके रुधिर में मिलने वाले थे, जो ब्लड में मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे और वो भोजन आपका सड़ता चला जाएगा। धीरे धीरे करके आपको गैस बनेगी, जब गैस बनेगी तो एसिडिटी होगी और धीरे धीरे आपको सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए पानी को कभी भी खाने के बीच में नहीं पीना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया था वायु के लिए, तो खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बात बिगड़ जाती है। जब हम खाने के बीच में पानी पीते हैं तो हमारा पित्त बिगड़ जाता है। और एक बात, खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अभी भोजन पचा ही नहीं है। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि जठराग्नि हमारी अपने आप खाने का पाचन करते करते शांत हो जाती है और फिर हमारा खाना आराम से पच जाता है। फिर आप पानी पीजिए। तो ये 2 सूत्र भी पानी के आ गए। तो जब आप इस तरह से पानी पिएंगे तो हाँ, एक बात और, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जठराग्नि के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। उसको पता होता है कि अब मुझे भोजन मिलेगा, तो वो अपने तैयार हो जाती है अपने कार्य के सुचारू रूप से करने के लिए। पित्त प्रवृत्ति वालों को गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है और फिर दुर्गंध भी रहती है उनके पसीने में। तो अब जो सुबह, अगर आप, एक बात और, बहुत से लोग हैं कि सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं करते हैं, कि नाश्ता कर लेंगे सीधा डायरेक्ट खाना खा लेंगे। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम शाम को हमने 7 बजे खाना खाया है और हमारा 15 घंटे का उपवास तो वैसे ही हो गया। 7 बजे खाना खाया, सुबह 7 बजे तो आप नाश्ता कर नहीं लेंगे। 7 से 7 12 घंटे हो गए, आपने एक्सरसाइज योगाभ्यास किया, 8 बज गए, आपका दैनिक कार्य किया, नहाई पूजा की, तो आपको 9 तो वैसे ही बज जाते हैं। तो हमको अपना पहला जो उपवास तोड़ना, जिसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, फास्ट को तोड़ना, वो हमारा हो जाता है 9 से 10 के बीच तक हो जाना चाहिए। और अब जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो बहुत से लोग पराठे खाते हैं या बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, उसको ना खा करके आपको हल्का अंकुरित अनाज खाना चाहिए, जिससे कि ना आपके पित्त को पित्त होगा, ना आपका वात को पित्त होगा। जब अंकुरित अनाज खाएंगे और फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो आपका ये चीज बैलेंस रहेगी। एक बात और, चलिए इसी बात पे मैं आगे आपको बताती जाती हूँ कि हमारा जो पृथ्वी है, सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर 72% पानी है, सभी को पता होगा। बाकी पृथ्वी पर क्या है? जमीन है। तो मतलब पृथ्वी का पार्ट है और जल का पार्ट है, पृथ्वी का पार्ट है। तो हमारा शरीर भी उसी पंच महाभूत से बना है। तो कभी सोचा है कि हम कितना पानी पीते हैं और कितना खाना खाते हैं? हम 3 टाइम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। क्यों? जबकि हमारे शरीर का तो 72% पानी है ना, तो हमको 72% ही पानी पीना चाहिए और 28 to 25% भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। हमारा शरीर बना ही नहीं है कि हम अन्न सुबह नाश्ते में भी खाएं, दोपहर में भी खाएं और रात को भी खाएं। इसलिए कोशिश करें अन्न दोपहर में रखें, सुबह अंकुरित रखें
और दोपहर में अन्न भी क्या होता है, आप जब सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, सर्केडियम रिदम, एक सर्केडियम रिदम, कभी सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। जिस तरह से सूर्य घूमता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सेम उसी तरह से हमारी पाचन शक्ति कार्य करती है। 1 बजे तक अगर आप भोजन करते हैं तो उसको पचने में आपको 12 घंटे लगते हैं। तो वो जो कार्य करेगा आपका सर्केडियम रिदम, वो सूर्य के अकॉर्डिंग आपका शरीर पाचन कर रहा है, तो आपको सोने तक आपका वो भोजन पच जाएगा। अगर आप रात को भी अन्न का भोजन करेंगे तो वो आपको नहीं पचेगा और धीरे धीरे करके आपकी वात कुपित होगी, वात कुपित होगी तो आपका पित्त कुपित होगा, पित्त कुपित होगा तो आपका कफ भी कुपित होगा। तो इस तरह से पूरे शरीर का आपका हिसाब किताब बीमारियों वाला हो जाएगा। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, एक ही बार भोजन कीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। स्वामी जी भी कहते हैं और बाकी हम सभी ने इस चीज को सीखा हुआ है कि शाम का भोजन हमारा बहुत हल्का होना चाहिए। जैसे कि हम खाली लौकी की सब्जी खा लें, या जो भी घर में आपकी सब्जी बनी है, सूप बना है, उसको ले लें, या फिर आप दूध ले सकते हैं। तो इस तरह का भोजन रखें। और हम लोग 5 बार तो वैसे भी भोजन करते हैं, सुबह का सभी दूध चाय लेते ही लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर शाम को स्नैक्स का टाइम हो जाता है। तो स्नैक्स के टाइम पे जो जिनका पित्त की बात चल रही है इस टाइम, जिनका पित्त कुपित है, मेरा हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप चाय जैसी चीज को छोड़ दीजिए। मैंने आज तक कभी बचपन से चाय नहीं चखी, चाय को टेस्ट तक नहीं किया कि चाय होती कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बताता है शरीर कि हाँ आपका पित्त कुपित नहीं है, क्योंकि आपने कभी चाय नहीं पी। जब आप चाय पियोगे, ऐसा नहीं है कि चाय पीने वाले गोरे नहीं होते, सभी काले होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चाय हमारे आंतों को जलाती है। जो पाचक रस जो खाना पचाने के लिए उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे हार्मोन्स, वो उसको जला देती है। और जो लोग खासतौर पर बहुत गरम चाय पीते हैं, खाली पेट चाय पीते हैं, उनका पित्त कभी जीवन में नहीं सुधर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारे हार्मोन्स है वो तैयार है कि हमको कुछ अच्छा अंकुरित भोजन मिलेगा, और डल क्या रही है उनको? चाय। तो चाय आपके शरीर में जाके पित्त को सबसे पहले बढ़ाती चली जाएगी। कभी भी आप कितनी भी दवाइयां करा लीजिएगा, डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर रेबिप्रोजल या पेंटाप्रोजल या पेंटोप एसिड, जो भी खाली पेट की दवाई लिखते हैं वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एसिड बनाने वाला जो हार्मोन्स है वो शांत हो जाता है। कब तक अपने ओरिजिनल नेचुरल हार्मोन्स को शांत करोगे? तो इससे बेहतर है कि सुबह सुबह ठंडा ठंडा दही के साथ, मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियां आ चुकी हैं, तो सुबह सुबह फलों का रस लें, मठा ले सकते हैं खाने के बाद। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है फलों का, साथ में अंकुरित अनाज लेते हैं, लिक्विड में बता रही हूँ मैं। और दोपहर का समय जो आपका होता है, खाना खाने के बाद मठा जरूर पीजिए, क्योंकि आपका भोजन को, पाचक रस को अच्छा इम्प्रूव कर देता है। और शाम का समय होता है दूध का। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो दूध को ना पी करके अपना खाना शाम को 7 बजे तक खा लें, और कोशिश करें अन्न का उपयोग ना करें, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि सब्जियां ले लें, लिक्विड फॉर्म में ले लें, और सूप ले लें। जब हमारा शरीर ही 72% जल से बना हुआ है, तो हमको 72% ही जल डालना है। तो 72% जब हम जल का उपयोग करेंगे तो सब्जियों के रूप में ले सकते हैं, सिट्रिक फलों के रूप में ले सकते हैं, और बाकी सब्जियों के रूप में ले सकते हैं, नारियल पानी के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमारी आ चुकी है तो अभी भी योग, प्राणायाम, इस सब को मैं भी आपको बताऊंगी कि किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमारे लिए क्या चीज बेनिफिशियल है। अब हम आते हैं कफ की समस्या पर। जैसा कि मैंने बताया था, पित्त जो होता है वो यंग एज में ज्यादा होता है, बच्चों को एसिडिटी नहीं होती, यंग एज में एसिडिटी ज्यादा होती है। और पित्त अगर बहुत ज्यादा होता है तो आप थोड़ा सा गाय का देशी घी पी सकते हैं, पतला, तो उससे ज्यादा एसिड खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ अगर अचार, पापड़ खाते हैं तो आज ही अचारों को तो स्टॉप कर दीजिए, गरम चाय पीना बिल्कुल बंद कीजिए। तो आपको जो एसिड बन रहा है, जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उससे वो नहीं होगी। और अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे आपको स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, सार्कोडिस हो सकता है, कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको पित्त की, जो बहुत लोगों को पित्त उछल जाती है स्किन पर, तो वो प्रॉब्लम इसीलिए होती है। और एक बात और, कि बहुत से लोग चाय के साथ नमकीन चीजों का यूज करते हैं, दूध के साथ नमकीन चीजों को खाते हैं।
दूध के साथ नमकीन चीजों को नहीं खाना चाहिए। ल्यूकोडर्मा जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि दूध और नमक दोनों विरुद्ध आहार है, वो एक आहार नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि चाय के संग जनरली हम किसी भी हमारे घर में मेहमान आता है, हम बड़े प्यार से चाय के संग नमकीन रखते हैं। तो चाय के संग आप बिस्किट रखिए, मखाने रखिए, बिस्किट मीठे वाले रखिए, मखाने रखिए, जो हमारे भुने हुए मखाने होते हैं, इस तरह की चीजें रखें। तो कोशिश करें नमक का उपयोग कम से कम करें, सादा चने रखें। तो इस तरह की चीजों को हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और औरों को भी स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा अंकुरित अन्न भी खा सकते हैं। और जितना पित्त के जो प्रकोपित होता है तो उनको ना पका हुआ खाना कम से कम खाना चाहिए। एक बार तो आप खाना खाएंगे कहेंगे क्योंकि हमने बचपन से ये गेहूं खाया है, अनाज खाया है, तो हमारी मानसिकता है कि हम उसके बिना तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती है। तो पित्त प्रकोपित वाले कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स जैसी चीजें खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, कच्चा खाना खाएं, खाना खाने से पहले 1 प्लेट भर के सैलेड खाएं। तो उनका जो कुपित पित्त है, अगर कोई है हमारी क्लास में इस टाइम सत्र में कोई ज्वाइन किया हुआ है, किसी बहन को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो उसको सुधारेंगे। अब आते हैं हम कफ की बात करते हैं। तो कफ क्या होता है? कफ श्लेष्मा म्यूकस जो हमारी नाक में इकट्ठा हो जाता है। सर्दी खांसी होती है तो क्या निकलता है? बलगम तो निकलता है। तो वो अच्छा, एक बार जिस तरह मैंने आपको 5 पित्त के प्रकार बताए थे, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, इसी तरह से हमारे 5 पित्त भी होते हैं। हाँ, आप लिख लीजिएगा, मैं बाद में इकट्ठे सब नोटिस करा दूंगी आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज के लिए। चलिए, आप कफ दोष पे आते हैं, मैं अभी सबको नोट करा दूंगी, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी कर लेना आप। कफ क्या होता है? कफ हमारा दोष होता है जो जल और पृथ्वी 2 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो जल और पृथ्वी जब 2 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिससे हमें श्लेष्मा कहते हैं। तो जब ये कुपित हो जाता है तो बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम होना, सांस की प्रॉब्लम होना, ये हमको आम रोग हो जाता है जब हमको कफ प्रकोपित होता है। तो कफ जब दोष बाकी दोनों के दोषों से ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इसलिए महत्व रखता है, इससे हमारे सारे तत्व जो पोषित हो रहे होते हैं। स्पेशली जब कफ होता है तो हमको सर में दर्द रहता है, माथे में दर्द रहता है, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी निकलता है, तो पूरा शरीर डिस्टर्ब होने लगता है। तो सबसे ज्यादा हमारा कफ जो होता है, और हमारी इम्यूनिटी जो होती है सबसे ज्यादा गिर जाती है। इम्यूनिटी सबसे ज्यादा वीक होती है क्योंकि हमारी प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी कम होने लगती है। कफ का मुख्य स्थान हमारा पेट है और हमारी छाती है। जितना भी जब कफ जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? गर्दन पे जमा होता है, सारा म्यूकस नाक में जमा होता है। और जब कफ जमा होता है तो दोनों नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और जब सभी को पता है कि कफ प्रवृत्ति किस कारण से होती है, कफ प्रवृत्ति हमें ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा खट्टा, इस तरह से खाने से गले की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सर्दी खांसी जुकाम बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, एक बात, जब कफ बहुत ज्यादा होने लगता है, बुखार आने लगता है, तो सबसे पहला पैरासीटामोल खाया जाता है ना। लेकिन और हम उसके बाद भी खाना खाते हैं कि बुखार आ गया भाई सबसे पहले खाना खाओ। कभी किसी जानवर को देखा है घर में? कभी किसी ने डॉग तो पाले ही होंगे, चलिए आजकल गाय नहीं कोई पालता तो, लेकिन डॉग तो सभी पालते हैं। या फिर आपने देखा होगा कभी कोई भी जानवर जब बीमार होता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले खाना खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो खाना खाने में वो शरीर में अपना शक्ति को पाचन करने में कार्य करेगी, शक्ति उसकी बजाय वो शरीर को रिलैक्स देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं उसकी, कि बुखार आ गया, अरे दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, कुछ नहीं तो चाय पी लो। अगर बुखार आता है और आप इस कंडीशन में हैं कि सबसे पहले एक पानी की बाल्टी रखें और उसका टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री तक रखें, इतना कि अच्छे से सहन हो जाए। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा वाला पानी हो। उस पानी को आप बाल्टी में पैर डाल के आधे घंटे बैठे तो वो क्या होगा कि बुखार का टेम्परेचर तो अंदर से है और शरीर में गर्माहट जाएगी, तो एकदम से दोनों गर्माहट मिलकर के वो पसीना छूटेगा, और जब पसीना छूटेगा तो बुखार उतर जाएगा। और आप चाय पीते हैं तो चाय के बजाय आप जब गर्म ही चीज गर्म को काट रही है, तो हमारे आयुर्वेद में लौंग है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, इन सब चीजों का काढ़ा बना करके आप पियोगे ना, तो आपका 3-4 बार पीने से ही आपका बुखार एकदम उतर जाएगा।
सिर पर ठंडी पट्टी क्यों रखी जाती? चलिए ये तो हमने पैरों को गर्म करने की बात की। सिर पर ठंडी पट्टी क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर बुखार सर तक चढ़ जाता है, जब बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर माइंड तक पहुंच जाता है, तो वहां तक ना पहुंचे इसलिए सर पर ठंडी पट्टी रखी जाती है कि सर पर ठंडी पट्टी रखने से हमारा बुखार मेंटेन बना रहता है। लेकिन अगर आप चाय पीना चाहते हैं बुखार में, तो चाय की बजाय काढ़ा पिए तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा और इससे पैरासीटामोल जैसी टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसी 30 to 40 डिग्री तक के टेम्परेचर का पानी आपको उस बुखार को काटेगा। बुखार क्यों आता है? किसी को नोटिस किया होगा बार बार बुखार क्यों आता है? क्योंकि शरीर में कुपित हो चुका है, शरीर में वात पित्त दोष कुपित हो रहे हैं, शरीर स्वस्थ ही नहीं है। इसलिए जब क्या होता है, डिटॉक्स कचरा बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो वो जलाना चाहता है उसको, इसलिए तीव्र जो हमारा ज्वर होता है वो तीव्र हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पैरासीटामोल खा करके, डोलो खा करके उसको हम दबा देते हैं। तो जो डिटॉक्स जिसलिए बुखार आया है तो उसको हमने उसको दबा दिया। एक बात आपको ऐसी बात याद रहती है कि हमें जुकाम बुखार खांसी हमारे दुश्मन नहीं है, इनको दुश्मन मत मानो, ये हमारे दोस्त हैं। जब शरीर में कचरा इकट्ठा हो, आपकी जब घर की नालियां ब्लॉक होता है तो आप क्या करते हो? एक बाल्टी पानी डालते हो, कचरा बाहर निकालते हो, यही ना, सफाई करते हो घर की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा शरीर बीमार है तो हम सफाई तो नहीं करते, बल्कि ऊपर से उस पर वही खाना और डालते चले जाते। उसको रिलैक्स दो, उसको शांत होने दो, शरीर को अपना कार्य खुद करने दो। भगवान ने इतना व्यवस्थित हमारा शरीर बनाया है कि वो अपना कार्य खुद कर सकता है। कभी किसी जानवर को चोट लगती है, जिसको खून बहता है, तो क्या वो किसी डॉक्टर के पास अपनी बैंडेज कराने जाता है? नहीं, वो अपनी लार से ही अपने शरीर को, अपने जख्मों को सही कर लेता है। सुबह सुबह जो लोग अगर उल्टी कुल्ला करते हैं, सबसे गलत काम करते हैं। सबसे पहले आप कुल्ला करने से पहले अपने किचन में जाइए, हाथ धोइए, आंखें भी बाद में धोइए। अगर आंखें धोगे तो वो मुंह से थूक निकल जाएगा। पहले गरम गरम पानी पीजिए, कम से कम 2 गिलास पानी पी, जिससे जो लार के अंदर सबसे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपके पाचक रस को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देते हैं। प्रज्ञा जी, आपका माइक ऑन हो गया, प्लीज ऑफ कर लीजिए। सॉरी। तो वो पाचक रस आपके शरीर में चाहेंगे। जो लार है वो हमारे शरीर का बहुत अच्छा कार्य करती है, इसलिए सबसे पहले। अच्छा, एक बात और, पानी जो है क्या करते हैं सभी लोग, बच्चे आते हैं स्कूल से धड़ धड़ अगर पानी पीते हैं। पानी पीने का तरीका क्या होता है? आपने पानी को लिया, ये ऐसे नहीं पीना, पानी को अभी देखना, इस तरह से अपने मुंह में घुमाते हुए पानी को पीना चाहिए। हर बार खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। ये तो आपको मजाक लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक गस्से को, एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को अपना कार्य करने दो। दांत का काम आते क्यों करें? जब दांत का काम आते करेंगी तो भाई, जिसका काम आपके घर में 4 दिन मेड नहीं आए, आपको काम पड़ जाए, आप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाएंगे। तो दांत का काम आप आंतों से करवा रहे हैं तो वो बीमार तो पड़ेगा ही ना शरीर। क्यों? क्योंकि हम भोजन को चबा ही नहीं रहे, लिया गटका। आजकल जो मैगी, पास्ता और फास्ट फूड और आ गए, तो इन्होंने शरीर को और फास्ट बना दिया है। तो आगे आने वाली जनरेशन का तो भगवान ही जाने क्या होना है। अगर आप एक अच्छी माँ है तो अपने बच्चों को संभालें इस चीज के लिए कि फास्ट फूड ना खा करके घर का भोजन खाएं, चबा चबा के खाएं। एक गस्से को, एक निवाले को 32 बार चबा करके खाएं, जिससे कि जो मुंह में लार है वो सारा पाचक रस, जो हमारे अम्लक, त्राजक, बोधक, इस तरह से हमारे, अभी मैं आपको रस बताऊंगी, ये पांचों रस को पूरा हमारा जठराग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करती है। जब तक हमारा आंतों में से होता हुआ हमारा खाना अंदर जाएगा, तब तक जठराग्नि पूरी तरह से प्रदीप्त है, उसका वेलकम कर रही है पचाने के लिए, और हमारा खाना आराम से पचेगा। तो दांतों का काम दांतों को करने दीजिए, आंतों का आंतों को करने दीजिए। तो पानी के मैं आपको 3 नियम बता चुकी हूँ। कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी को सिप सिप करके, घूट घूट करके मुंह में घुमाते हुए पीना चाहिए। सुबह सुबह का 2 ग्लास पानी खाली पेट, एक बात और, खाली पेट जरूर पीना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जिसको बात जब कुपित हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो गैस पास नहीं, मल त्याग नहीं होता। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी
इस तरह से अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है तो मल आसन मतलब उकड़ू होकर के बैठना, जो हम इंडियन टॉयलेट में जो लोग खेतों में जाया करते हैं तो उस तरह का बैठना हमारा मल आसन कहलाता है। मल आसन में आप 2 से 3 गिलास पानी पिएंगे तो विश्वास कीजिए आपका मल बहुत अच्छे से साफ होगा, पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो हमारा आत्मा प्रसन्न होगी, और आत्मा प्रसन्न होगी तो हमारा परमात्मा प्रसन्न होगा। कभी भी आप इंग्लिश टॉयलेट में बैठ करके, अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट भी है तो बताती हूँ, अगर इंग्लिश टॉयलेट में आप मल त्याग करते हैं, उसके बाद आपने खूब अच्छे से पेट साफ कर लिया, एक बार इंडियन टॉयलेट में बैठ के देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत जरूर पास आउट होगा, स्टूल थोड़ा बहुत पास जरूर होगा। अगर वो आपके शरीर में जमा रह जाता है तो वही तो हमको फिस्टुला और पाइल्स, बवासीर जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। इसलिए माताएं बहनें तो कोशिश करें कि सभी को कोशिश करनी चाहिए, हम जो यूरिन टॉयलेट करने जाते हैं तो टॉयलेट को भी अगर आप चाहते हैं कि अपने घुटने आपके सही सलामत बने रहे तो इंडियन टॉयलेट में टॉयलेट जाए। अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं है तो फर्श का यूज करें, तो आपको कभी भी घुटने खराब होने वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आपकी वायु कुपित नहीं होगी, क्योंकि मल जब त्यागते हैं तो पूरा मल हमारा जांघों पर, और हमारी पिंडलियों पर जब पूरा प्रेशर पड़ता है तो हमारी सहस्रार नाड़ी, आपने सुना होगा, इड़ा सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं जो हमारी मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर तक जाती है, तो वो नाड़ी पूरी तरह से एक्टिव रहती है जब हम इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठते हैं। तो ये हमारे कफ की बातें थी। वात, पित्त और कफ, ये 3 हमारे त्रिदोष थे जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया आपको। अब मैं आपको उसको बताती हूँ कि आयुर्वेद में जो 5 बातों का जो हमने 5 पानी का जो सेवन बताया था, वो सबसे अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगर हम सुबह सुबह पानी पिएंगे तो हमारा मल खुल करके होगा, हमारी वात कुपित होगी तो वो सही हो जाएगी, साथ में हमारा कफ कुपित होगा, बलगम यहाँ जमा हुआ होगा वो सारा श्लेष्मा बन के आंतों में जाएगा, और आंतें उसको चिकनाहट देंगी जिससे कि हमको मल त्याग करना बहुत आसान काम हो जाता है। दूसरी बात, बीच बीच में पानी पीने से आपका खाने का पाचन रुक रहा है, अपचन की प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन हो रही है, आपका एपिगैस्ट्रम, आपकी जठराग्नि प्रॉपर काम नहीं कर रही है और आपको पित्त प्रकोपित हो रहा है। साथ ही साथ आपकी वायु कुपित हो रही है, क्योंकि जब खाना सड़ता चला जाएगा तो आपकी वायु कुपित होती चली जाएगी, धीरे धीरे करके आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स होगी, पाइल्स होगा तो आपको फिशर भी हो सकता है, फिशर है तो फिस्टुला भी हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। पानी के 5 नियम जरूर अपनाएं। खाली पेट 2 गिलास पानी, खाने के बीच में कभी भी पानी नहीं, खाने के बाद कभी पानी नहीं, 1 घंटे के बाद पानी पीना है, खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना है, और बैठ करके सिप सिप करके पानी पीना है जब भी पानी पीना है। एक बात और, लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत लोग पीते ही नहीं है। हमारा शरीर खुद मांगता है कि हमको पानी प्यास लगने पर पीना चाहिए, लेकिन गर्मियां आ चुकी है, कई बार ऐसा होता है कि कभी हम आलस के कारण पानी नहीं पीते हैं, तो 20 kg पर 1 लीटर, मतलब अगर आप 60 kg का आपका वेट है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए, और अगर आपका उससे ज्यादा है तो उसमें ऐड कर दीजिए। 40 kg के हैं तो 2 लीटर पानी हो गया आपका, तो ये अपना एक नियम रखिए। लेकिन अगर इसके ज्यादा, बहुत लोग बहुत पानी पीते हैं कि किसी ने बता दिया कि पानी पीने से वेट कम होता चला जाता है, तो हमारी किडनी जो है उसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाता है। जब किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में जाने होते हैं, उससे पहले पानी पी लिया तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में नहीं जा पाते हैं। तो ये पानी पीने के नियम आप हमेशा याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे रंजक और पाचक पित्त वो 5 कौन कौन से, आप लिख लीजिए इस चीज को। वात के भेद में आपको बता चुकी हूँ, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये सभी को पता होती है हमारी 5 वायु, ये सुबह सुबह हमको डेली क्लासेस में बताई भी जाती है। 5 प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। पित्त के 5 भेद होते हैं। पित्त 5 प्रकार का पित्त होता है, नोट कर लीजिए। पाचक पित्त जो हमारे भोजन को पाचन का कार्य करता है। रंजक पित्त क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूं, रस, जो कहते हैं ना हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब क्यों होते हैं? आपने खाने को चबा करके नहीं खाया, दांतों का काम आंतों ने किया, जो पाचक रस हमारे मुंह में घुलने थे, लार के साथ जाने थे, वो पाचक पित्त होता है, जिसको हमने घुलने ही नहीं दिया और धीरे धीरे करके हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। तीसरा होता है साधक पित्त।
साधक पित्त भी हमारे मानसिक असंतुलन को, हमारे क्रोध को, हमारे मोह को थोड़ा शांत करता है। साथ ही उसके बाद आलोचक पित्त आता है, और उसके बाद हमारा लास्ट में आता है भ्राजक पित्त, जो हमारी त्वचा के संबंधित रोगों को दूर करता है। अगर इसका संबंध सीधा सीधा यही है कि खाना को पचा करके नहीं खाओगे, चाय के साथ, दूध के साथ नमक खाओगे, तो आपका भ्राजक पित्त गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपको इसके संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसी तरह से 5 हमारे कफ होते हैं। कफ कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लेदक, क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, नोट कर लेना, जिनको एग्जाम्स देने हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस अगर आ सकता है। बोधक, बोधक का मतलब क्या होता है? स्वाद का बोध कराना। जब हम खट्टा खाते हैं तो ये जनरली कॉमन सी बात है, एक आपको नाम भी याद करना इजी होगा। बोध कराना, स्वाद का बोध कराना कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, ये हमारा बोधक कफ होता है जो हमको बताता है। इसके बाद हमारा तर्पक है और श्लेषक, ये हमारे 5 कफ होते हैं। तो हमारे वात, पित्त और कफ, ये 3 हमारे दोष थे जिनको मैं एक बार दोबारा से बता दीजिए, मेरा पेन रुक गया था तो मैं पेन लेने गई थी। कोई बात नहीं। क्या क्या लिख लिया था आपने? कफ रह गए थे? हाँ, कफ लिखिए। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 हमारे कफ होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए, जैसे कहते हैं किताबी ज्ञान, तो वो है कि जो हमारा वात होती है वो 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है, जिसको मुद्रा के साथ भी बताऊंगी आपकी, आकाश और वायु। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में अभी दोबारा से रिपीट कर दूंगी, पंच महाभूत बताए थे, आकाश और वायु। आकाश हमारा क्या है? मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर, और वायु हमारा क्या है? ये तर्जनी उंगली। तो जब हम मुद्रा लगाते हैं, वात को सुधारने के लिए मुद्रा कौन सी लगाई जाती है? आपको बार बार बताया होगा। अगर आपको जॉइंट्स पेन है या आपको घुटनों में दर्द है या आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको मुद्रा कौन सी बताई जाती है? ये वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में क्या होता है? वायु को आपने ऐसे अग्नि के अंदर ऐसे दबा दिया और आपकी 3 उंगलियां सीधी हैं, तो वायु मुद्रा लगाकर के आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी वात कुपित जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा पित्त। पित्त किसके 2 तत्वों से मिलकर के चलते। पित्त में क्या होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए, जब डकारें आती है तो क्या होता है? अग्नि आती है, खतरे डकारें आती हैं, और जल होता है, उसमें ये 2 चीजें होती है। सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा कभी ना कभी, जब एसिड बनता है तो अग्नि और जल 2 तत्वों से मिलकर के बनती है हमारी पित्त। ये 2 तत्व है हमारे, इसको तेजस और अप भी कहते हैं। तीसरा कफ। कफ हमारे 2 तत्वों से मिलकर बनता है, जल और पृथ्वी। अगर आप ज्यादा टाइम अन्न का सेवन करेंगे तो आपको कफ प्रवृत्ति बहुत ज्यादा कुपित हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जल और पृथ्वी इन 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। अगर कहते हैं किसी का रात में टॉयलेट निकल जाता है तो उसको ये जल मुद्रा, ये वाली मुद्रा, कनिष्का मुद्रा लगानी चाहिए। इस तरह से छोटी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाकर। वजन कम करना है तो पृथ्वी मुद्रा, तो पृथ्वी मुद्रा हमारी रिंग फिंगर होती है। ये आपको सुबह सिखाया जाता होगा, सारी मुद्राओं का ज्ञान दिया जाता होगा। तो पंच तत्व, पंच धातु से हमारा शरीर निर्मित है, तो हमें अपने पंच तत्वों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो वात, पित्त और कफ जब कुपित हो जाती है तो धीरे धीरे करके हमारा शरीर रोग से ग्रस्त होता चला जाता है। अगर बीपी हाई है तो शरीर को ठंडा करना होगा। अब ठंडा कैसे करना होगा? कि हमें बर्फ का कोई वो ओढ़ना होगा, कोई बर्फ की चादर ओढ़नी पड़ेगी, हमको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, शरीर को शीतल करना होगा। साथ में शीतली और शीतकारी जो आपको बताए जाते हैं। शीतली, चलिए मैं अब बाई चांस बहुत लोग बाद में मुझसे पूछेंगे, से पहले ही बता देती हूँ। शीतली क्या होता है? अगर बीपी आपका बढ़ रहा है, बीपी क्यों बढ़ रहा है? जब आपका पित्त प्रकोपित है, जब आपका भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, आपकी जठराग्नि पूरी तरह से प्रदीप्त नहीं हो पा रही है और शरीर में अग्नि बढ़ रही है, तो आपको बीपी हाई हो रहा है। और बीपी हाई हो रहा है तो शीतल करना चाहिए। कैसे शीतल करना चाहिए? शीतली प्राणायाम के माध्यम से अपनी जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालें, ऐसे।
और ठंडी सांस अंदर भरें। जितनी देर रोक सकते हैं शीतली प्राणायाम करें, तो शीतली प्राणायाम करने से आपका बीपी हाई है तो अपना धीरे धीरे करके आपका लो होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज है तो कपालभाति ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो आपकी डायबिटीज आपकी सही हो जाएगी। डायबिटीज के लिए कभी कोई दवा नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। ये जब तक जीवन है तब तक आप दवा लेते रहेंगे, लेकिन आप कपालभाति करके अपने आप को बहुत कुछ स्वस्थ कर सकते हैं। जो भोजन हम हमेशा खाते हैं, अच्छा एक बात और, जो कपालभाति के अगर कोई ग्रसित है तो आप कैसे बताएंगे उसको? वज्रासन में बैठना। हमारे आसन जो है सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, बहुत सारे आसन है जो बैठने का तरीके। तो वज्रासन खाना खाने के बाद लगाएंगे आप, तो आपको ये तीनों स्तंभ आपके कुपित नहीं होंगे, न वात, न पित्त और कफ। ये तो था हमारा स्तंभ। अब हमारे आते हैं उप स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्तंभ 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। उपस्तंभ 3 होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो छोटे से शॉर्ट में आपको बताती हूँ। आहार के बारे में मैं आपको बार बार बताती चल रही हूँ कि हमको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ आटा कभी नहीं खाना चाहिए, उतना ही गूथे जितने की जरूरत है। फ्रिज में रखा हुआ आटा मृत भोजन है, और मृत भोजन ऐसा है जैसे आप मृत शरीर को खा रहे हैं, जिसमें सेल्स ही डेड है, सारी आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा ना दे करके आपको उनको मृत करने का कार्य कर रही हैं। तो कोशिश करें कि फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी कभी न खाएं। और एक बात, खाना खाने के बाद एक टॉयलेट जरूर जाया करें, जिससे कि जो भी आपका डिटॉक्स था, विजातीय तत्व थे, वो आपके शरीर से बाहर निकलते जाएंगे। मैं आहार की बात कर रही हूँ, अभी ब्रह्मचर्य निद्रा पर भी आऊंगी। मौसमी फल कभी भी, जैसे लोग बड़ी शान से बहुत वो कहते हैं कि हम तो कीवी खाते हैं या हम सर्दियों में तरबूज खाते हैं, तो हमेशा मौसमी फल का सेवन करें। मौसमी फल कभी नुकसान नहीं करते। कोशिश करें जितना से जितना अपने आहार में आप फलों को ऐड करेंगे तो आपके शरीर से रोग निकलते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मार्केट में आप जितना जाएंगे, जो फल सबसे ज्यादा बिक रहा हो वही मौसमी फल है। जिस टाइम अंगूर का सीजन है, संतरे का सीजन है, केला तो 12 महीने आता है। तो इस तरह से जितना हो सके आप मौसमी फल का सेवन करें। रात को कल भी हमारी दीदी की क्लास जो हुई थी, जो विनीता उपाध्याय दीदी ने जो पढ़ाया था, उनका सेशन ही यही था कि हमारा किचन हमारा रसोईघर हमारा औषधालय। तो उसमें बहुत कुछ बातें बताई होंगी, शायद 1-2 बात अगर आपको नहीं पता हो तो शायद मैं उससे तो किसी ने नहीं सुना। रात को खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सुबह का खीरा हीरा और रात का खीरा पीला। कोशिश करें खीरे का रायता भी ना के बराबर ही बनाए, बहुत ज्यादा पसंद हो तो कभी कभार बना। और दही अगर आप खाते हैं तो अंधेरा होने से पहले अगर आप खीरा का रायता या किसी भी चीज का रायता, खीरे का रायता ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। बूंदी का रायता बनाए, पुदीने का रायता बनाए, कद्दू का रायता बनता है, तो इस तरह दही का सेवन नहीं करने से। और जॉइंट्स पेन जिनको होते हैं वो दही का और नींबू का, उड़द की दाल का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनको ये रोग ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन जिनको पित्त प्रवृत्ति है, जिनका कफ बहुत ज्यादा होता है, वो दही को खाने के बाद 1 चम्मच औषधि के रूप में खाएंगे तो उनको पित्त प्रवृत्ति धीरे धीरे कर कम हो जाएगी। और अगर पित्त बहुत ज्यादा बनता है तो वज्रासन में 3 से 4 मिनट बैठना होता बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर वज्रासन में आप 4 से 5 मिनट तक बैठ लेते हैं तो आपको निरंतर अभ्यास करते करते आप आराम से इसके आदी हो जाएंगे और आपको भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होने लगेगा। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दूध के साथ कभी नमक की चीज, नमकीन चीजें नहीं खानी चाहिए। और खाना हमेशा भूख से कम ही खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए, जिससे कि एक भाग आपका वायु का जो उसको पचाने के लिए होता है वो शेष रहे और आपके भोजन को पचाने में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। महर्षि चरक के अनुसार स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 3 उपस्तंभ है आहार, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट में, निद्रा और ब्रह्मचर्य। प्रिय स्तंभ आहार,
निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये हमारे शरीर के 3 दृढ़, हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टम कर्मेषु, मतलब जिनके आहार विहार विचार और व्यवहार संतुलित होता है उनका शरीर संयमित रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा, और जो इनकी अभिप्सा करते हैं, जिनका जागरण नियमित होता है, वो सच्चे योगी होते हैं और इन उपस्तंभों के नियमों का पालन करने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार के बारे में मैं बता चुकी हूँ। यथा च खादते च संपत्ति मना, यथा च पियते वारी तथा निर्वर्तित वचा, मतलब आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है और आहार का शरीर पर ही नहीं मन पर भी पूरा प्रभाव होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए फ्रिज में बॉटल्स ही ना लगाओ, फ्रिज के बजाय घड़े का पानी यूज करो। और अगर आपके घर में फिल्टर पानी लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में उस फिल्टर पानी, हम लोग बड़ी शान से पीते हैं कि हमारे घर में फिल्टर पानी आता है, लेकिन जमीनी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि फिल्टर में जाकर के खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर का पानी पीने योग्य है, जमीनी पानी, तो कोशिश करें कि जमीनी पानी पिए। उसके अंदर आप मटके के अंदर थोड़ा सा 3-4 चांदी के सिक्के अगर डालेंगे तो वो पानी बहुत पीने योग्य है, शीतल है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चांदी ठंडी होती है और आपके शरीर को शीतल रखती है। अगर पानी में किसी भी तरह के विकार है तो वो आपके चांदी से कट जाएंगे और वो दूर हो जाएंगे और पानी आपके पीने योग्य हो जाएगा। अब आती है बात निद्रा की। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा, कभी आपने देखा है, सोचा है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी अंधेरा होने से पहले अपने अपने पक्षी हैं, सब अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो टीवी और मोबाइल में 12-12 1-1 बजे तक लगा होता है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर कुपित होने लगता है। तो निद्रा, अगर आप 1 दिन ना सोएं, 2 दिन ना सोएं तो पागलों की जैसी हालत हो जाती है और अपने आप को खुद शरीर खड़ा नहीं हो पाता, शरीर खुद किसी कार्य करने लायक नहीं होता। तो निद्रा का विशेष महत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारी पूरी कोशिकाओं के लिए। जब तक नींद पूरी नहीं होगी आपका शरीर कुपित धीरे धीरे होता चला जाएगा, क्योंकि सुबह उठना, टाइम पर, रात को समय पर सोना, यही हमारा नियम है, यही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सनातनियों ने हमको सिखाया है। तो रात का कोशिश करें, सुबह 9 बजे की नींद हीरा, लेकिन कोई हीरा नहीं पाना चाहेगा क्योंकि किसी को 9 बजे नींद नहीं आती। 10 बजे की नींद सोना और 11 बजे की नींद चांदी। यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलो आपको हीरा नहीं पाया, आपने सोना पाया, सोना नहीं पाया, आपने चांदी पाई, लेकिन इसके बाद अगर आप सोते हो तो आपको लोहा भी नहीं मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो कोशिश करें अपने जीवन में निद्रा के महत्व को समझें। एक व्यक्ति अगर समय पर नहीं सोता है तो उसका पूरा शरीर कुपित होता चला जाता है, और जब आपका शरीर कुपित है तो आगे आने वाली जनरेशन को आप स्वस्थ पैदा नहीं कर सकते। अगर एक माँ का शरीर कुपित है, यही आप, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो दोष हैं वो अपने शरीर, माँ के त्रिदोष वात पित्त और कफ अपने माँ के शरीर से लेकर के आते हैं, और अगर यही हमारे कुपित हैं तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को वही कुपित शरीर देंगे और वो भी उसको पूरे जीवन दुख देगा। इसलिए अपना शरीर स्वस्थ बनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आहार, निद्रा। अब साथ में ब्रह्मचर्य की बात होती है। ब्रह्मचर्य की बात सिर्फ वो सेंस नहीं होता जो हम लोग सोचते हैं। एक वैवाहिक जीवन में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन ना करते हुए, ब्रह्मचर्य को उस दृष्टि से ना देखते हुए, ब्रह्मचर्य का जो समय होता है वो ये है कि आप अपनी जीविका को इस तरह से रखें कि अपने वैवाहिक जीवन का जो आपको सुख है उसके साथ साथ अपने नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें।
हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो आपके जीवन में कभी किसी भी तरह के विचार खराब नहीं होंगे। कभी भी दूसरों के, पता है एक बात और सबसे बड़ी बात, कि हमेशा दूसरों का उपकार करने की सोचो, दूसरों का भला करने की सोचो। आप आज शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप ये सोचो कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरे कारण किसी दूसरे का भला हो जाए। तो उस चीज पर आप जब विचार करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे विचार आएंगे और आप खुद भी स्वस्थ। ईश्वर आपके कर्मों को लेखा जोखा अपने पास नोट कर रहा है। कई बहुत लोग, सभी कहते हैं, बहुत लोग क्या, कि हमने इस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किए, पता नहीं हमें क्यों दुख प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो पिछले जन्म के भी हमने नहीं देखे थे कि हमें क्या क्या कर्म किए थे, और हमने इस जन्म के भी नहीं देख रहे, क्योंकि इस जन्म में तो कोई कुछ करता ही नहीं, सब अच्छे ही करते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी के रूप में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। एक महिला थी, छोटी सी कहानी है जो अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो उसके हस्बैंड सुबह 8 बजे चले जाते थे अपने जॉब पर, बच्चे भी 8 बजे निकल जाते थे अपने जॉब पर। तो वो सबका खाना, उसकी जो मेड थी, जो कुक थी, वो खाने वाली जो सुबह सुबह आती थी, सबका उसकी हेल्प करती थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उसको काम करना होता था, हस्बैंड को भी खाना देना होता था और बच्चों को भी टिफिन लगा करके देना है। तो उसी टाइम वो खाने का टिफिन लगा करके अपनी सासू माँ को भी रखाया करते थे उनके कमरे में, ठीक है। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो अपना जब भी खाती, उसको किसी भी खाने में स्वाद आना बंद हो गया। वो कुछ भी खाती, कभी उसको स्वाद नहीं आता। वो कहती पता नहीं क्या बात है कि मेरे को स्वाद नहीं आता। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं समझ में आया कि क्यों स्वाद नहीं आता। सालों हो गए इस बात को, वो परेशान हो गए कि मेरी ही जीभ में ही कुछ कमी है जो मुझे स्वाद नहीं आता। तो उसने अपने गुरुजी के पास गई कि गुरुजी क्या बात है कि मैं कुछ भी खाती हूँ, सबको स्वाद आता है, लेकिन मुझको स्वाद नहीं आता। तो गुरुजी ने पूछा आपके घर का क्या नियम है, आप कैसे खाना बनाते हो, पूरी पूरी बात बताई कि ऐसे करके। तो उसने पूछा क्या आपके हस्बैंड की तो मजबूरी है कि वो टिफिन लंच लेके जाएंगे और ऑफिस में ठंडा गरम जैसा खाएंगे, बच्चों की मजबूरी है कि बच्चों को टिफिन लेके जाना ही जाना है। क्या आपकी सास जो आपकी सासू माँ है, क्या उनको खाने में स्वाद आता है? बोली नहीं, वो रोज रोटी छोड़ देती हैं, वो खाना खाती ही नहीं है। अगर मैं 2 रोटी दे करके आती हूँ तो वो आधी रोटी खाते हैं, उनकी 1.5 रोटी रोज टिकती है। तो कुछ शायद आपने इससे अर्थ समझा होगा कि हम 2 रोटी उनको प्यार से दोपहर में भी तो बना के खिला सकते हैं। वो बुजुर्ग हैं, नहीं खा पा रही हैं, तो वो भी हमारे कर्म थे कि जो हम उनको ऐसा खाना दे रहे थे, जिसके कारण उसका हमको कर्म का फल क्या लग रहा था कि हमको वो खाना यहाँ स्वाद नहीं लग रहा था। ये भी हमारे कर्म है। तो ऐसा ही नहीं आप किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करेंगे, गाली देंगे, तभी आपके कर्म खराब हैं। आप जाने अनचाहे चाह करके भी ऐसी गलती कर रहे हैं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप कर जा रहे हैं। आप दूसरों का ख्याल रखें तो आपका भी ख्याल रखेगा। आपको, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपको स्वाद आएंगे और आप भी स्वस्थ होंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी मेरी, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छी कामना करेंगे तो ईश्वर आपको भी वही अच्छे गुण संपन्न बनाएगा। और एक बात और, ये हमारा जो शरीर है शायद 372 करोड़ रुपए का आका गया है। हम एक मोबाइल लाते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, या गाड़ी लाते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसके ऊपर कवर ढक के रखते हैं गंदी ना हो जाए। लेकिन अपने लिए सुबह आराम से सोते हैं, अरे आज नहीं कल कर लेंगे योग, अरे आज छूट गया कल छूट गया परसों से कर लेंगे, अरे दिन कहाँ जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी जिस दिन आती है इंश्योरेंस होकर के आती है कि कहीं इस पे डेंट नहीं लग जाए। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। गाड़ी तो आपकी 10 लाख की 20 लाख की है, लेकिन ये शरीर आपका करोड़ों का है। तो पहले अपने शरीर पर ध्यान दें, सुबह उठ करके अपना स्नान आदि करके ईश्वर का ध्यान करते हुए, उससे पहले अपना थोड़ा सा अपने शरीर में जो अपने परमात्मा जो अपने शरीर में बैठा हुआ है उनका ध्यान करें। योगाभ्यास के माध्यम से अपने वायु को कुपित होने से बचाएं।
सुबह सुबह जल पिए, जिससे कि आपका पित्त कुपित नहीं होगा। और कभी भी ये ध्यान रखें कि पित्त प्रवृत्ति वालों को बहुत तेज गर्म चीज, पानी भी बहुत तेज गर्म नहीं पीना चाहिए, ल्यूकवार्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। और कफ वालों को भी अपना, तो हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति वो गर्म होती, ठंडी नहीं होती है, इसलिए हमें, लेकिन कभी जब जलन होती है तो ठंडी चीज भी डालनी पड़ती है कि वो जलन खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपने उपस्थम और इस स्तंभ को सुधारिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ईश्वर से यही कामना है। इसके साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ कमी भी रही होगी तो जरूर बताइएगा, और आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब बिल्कुल दूंगी। मैं मंच दीदी को सौंपती हूँ। ओम दीदी। दीदी मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछिए अनु जी। आपने, पल्लवी नाम है मेरा, अच्छा, शीतली प्राणायाम बताया। वो शीतली और चंद्र बेदी, फिर तो दोनों ही ठंडक के लिए हो गए, तो क्या दोनों को एक साथ करेंगे? हीटेड बॉडी है तो। चलिए मैं आपको आप इसको क्लियर करती हूँ। चंद्र भेदी और सूर्य भेदी में क्या अंतर है पहले मैं वो बताया था, अभी आप समझिएगा। शीतली जो है उसको भी बताती हूँ, और चंद्र भेदी क्या है। हमारी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। इड़ा हमारा लेफ्ट स्वर है, इड़ा पिंगला हमारा राइट स्वर है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे दोनों के बीच में से मूलाधार हमारी एनस से स्टार्ट होती है, सहस्रार चक्र तक जाती है। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि हम दोनों एक साथ कैसे करें। तो अगर आपका शरीर गर्म है तो उसको ठंडा करना है। बुखार के केस में अलग बात थी कि जब मैंने पैरों को गर्म पानी में बताया था। अगर आपको बीपी हाई है, अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, तो आपको शरीर को ठंडा करना है। तो ठंडा करने के चंद्र भेदी, लेफ्ट से सांस को भरें और लेफ्ट से ही सांस को छोड़ें। पहले तो कंफ्यूजन दूर करें कि चंद्र भेदी और चंद्र शोधन में क्या अंतर है। चंद्र भेदी लेफ्ट से सांस को भरना और लेफ्ट से ही सांस को भरना छोड़ना, ये चंद्र भेदी होता है। चंद्र भेदी और चंद्र नाड़ी शोधन क्या है? लेफ्ट से सांस को भरना, राइट से सांस को छोड़ना। ये बात क्लियर करती हूँ आपको। अगर आपको बहुत पेट में अग्नि जल रही है तो आपको सिर्फ सांस को भरना और सांस को छोड़ना एक ही स्वर से। और अगर बैलेंस करना है तो इससे सांस को भरिए, इससे सांस को छोड़िए। जो दूसरा आपका इसी में क्वेश्चन था कि शीतली जो है स्पेशली फॉर बीपी एंड जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। तो जो शीतली प्राणायाम है आप ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, होल बॉडी को करने के लिए कर रहे हैं। इससे आप नस नाड़ियों को खोल रहे हैं अपनी। क्लियर है जी? चलिए, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने कहा खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है हम बाहर से आ रहे होते हैं, हमें भूख भी लगी है और हमें बहुत चीज की प्यास भी लगी है, तो उस स्थिति में हमें क्या तो उस स्थिति में सबसे पहले तो आप 5 मिनट का धैर्य खाइए। पहले अपना एक पानी पीजिए, ठीक है। आपने पानी पिया है, अपने हाथ मुंह, बच्चों के लिए पूछ रहे होंगे, स्पेशली बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों को प्यास लगती है बहुत तेज। आपने पानी दिया, सबसे पहले तो फ्रिज का ठंडा पानी मत दीजिए, एक नॉर्मल पानी। उसके बाद आपने 15 मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेज भूख है तो थोड़ा सा सब्र खाइए। पहले उसको पानी को अंदर जाने दीजिए, फिर अपना खाना खाइए, फिर अपना आराम से रेस्ट कीजिए। और बच्चे जो खाने के बीच में पानी पीते हैं उन्हें वहीं से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो जाती है। 10 मिनट का थोड़ा धैर्य रखिए। आधे घंटे पहले नहीं पी सकते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले, अगर इस कंडीशन में है तो। लेकिन पानी पहले पीजिए, उसके बाद खाना आराम से खाइए। मैम वो बुखार में आपने बताया था कि ठंडे पानी में पैर डालना है कि गर्म पानी? नहीं, गर्म पानी में। बुखार क्यों आता है? बुखार इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा दोष इकट्ठे हो चुके हैं, दूषित तत्व इकट्ठे हो चुके हैं। वो उनको जला देना चाहता है, तो जला देना चाहता है वो, इसलिए बुखार आया। अब जब बुखार आया तो अग्नि से जब अग्नि टकराएगी तो आपके पैरों का पानी का जो टेम्परेचर जो है नीचे से जाएगा, तो वो आपस में टकराएगा और इतना अच्छा आपस में दोनों की गर्मी उत्पन्न होगी, पसीना आ जाएगा आपको, जिससे कि आपका बुखार उतर जाएगा। अगर सर तक ऐसी बात लगती है बच्चे को किस तरह का बुखार है तो सर तक ना जा रहे, सर पर ठंडी पट्टी रखी जाएगी कि सर पर आपके बुखार ना पहुंचे। तो ये मंच में दीदी को सौंपती हूँ। ओम दीदी। दीदी आपने ये 5 तरीके के कफ बताए हैं, तो जो कफ मतलब जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे निकालने की थोड़ा सा कुछ बताइए विधि की, कैसे निकालें? जल नीति।
जल नीति सबसे अच्छा माध्यम है कि हमको जल नीति पॉट आप हमें कराया जाता है, आपको सिखाया जाता है, पंचक्रियाओं में आता है नीति, बस्ती, धोती। तो एक नाक से पानी लोटा आता है, एक नाक से पानी डालेंगे, दूसरी नाक से निकालेंगे। तो आपका एक बात और, जब कफ बहुत ज्यादा जम जाता है तो यहाँ मस्तक पे आ जाता है, साइनस उत्पन्न हो जाता है। जब साइनस उत्पन्न हो जाता है तो फिर माइग्रेन, और माइग्रेन आ गया तो पूरा शरीर डिस्टर्ब है। तो इसलिए जल नीति अपनाएं। जल नीति से आपके नाक के बीच में, माथे के बीच में से सारा जमा हुआ बलगम निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आंखों से जब पानी निकलता है जल नीति करने में स्टार्टिंग में, जो लोग अभ्यासी हो जाते हैं उनको नहीं निकलता, तो जब पानी जब निकल जाता है तो आपकी आंखों की दृष्टि भी अच्छी हो जाती है। ओम दीदी, हाँ जी, पीतल के जग में पानी भर के पी सकते हैं गर्मियों में? देखिए, पीतल के जग में तो नहीं पी सकते, कॉपर के जग में पीजिए। अगर आपके घर में, एक बात बताइए, क्यों इतनी ऊंची धातु पे जाते हैं? अरे 50 रुपए का, 100 रुपए का घड़ा लाइए ना। लेकिन अगर आपको भर के भी रखना है तो स्टील की बोतल, जैसे ये बोतल है, ये स्टील की बोतल है, तो इस तरह की बोतल को, इस तरह की 3 बोतल अपने आप, या आप जैसे हर एक का 60 किलो से वजन तो बहुत कम लोगों का ही होता है, तो ये आप 3 बोतल का टारगेट लेकर चलिए कि मुझे 3 बोतल पानी पीना है। ना टूटने फूटने का झंझट, ना कोई मेटल निकलने का झंझट है। और हो सकता है तो घड़े का पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर मार्केट में जा रहे हो तो ना तो घड़ा लेकर के साथ में जाएंगे तो स्टील की बोतल। हाँ, एक बात और, प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दीजिए। प्लास्टिक आगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि आगे आने वाले 2035 तक जिस तरह हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा विश्व डायबिटीज से जूझ रहा है, ऐसे ही कैंसर से जूझेगा। कैंसर का मुख्य कारण है प्लास्टिक। आप प्लास्टिक के कप में चाय पीते हो, प्लास्टिक के गिलास में दूध पीते हो, प्लास्टिक की, एक बात बताइए, घर पे हमारा मिनरल वाटर होता है या जो हमारा RO का पानी हो जाता है, अगर हम 8-10 दिन कहीं चले जाते हैं तो उसके बाद आके पहले फिल्टर खाली कर देते हैं, बासी पानी हो गया, कर देते ना। लेकिन बिस्लरी की बोतल पर 3-3, 6-6 महीने बाद की एक्सपायरी होती है, उसको क्यों नहीं फेंक देते हम? उसको तो बड़े प्यार से, शान से खरीद के बिस्लरी का पानी पीते हैं। इसलिए मिनरल वाटर चाहे बिस्लरी का हो, चाहे किसी अच्छे ब्रांड का हो, कोशिश कीजिए अपने घर से पानी लेकर के जाइए। अब बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं जहाँ पॉसिबल नहीं है तो एक अलग बात है कि आपने उस पानी को यूज किया, लेकिन कोशिश कीजिए प्लास्टिक बर्तनों का, घर में भी हर चीज प्लास्टिक में। हाँ, एक बात, बहुत से लोग मैंने देखा है कि गरम पॉलिथीन में चाय, और एक बात और, गोलगप्पे का पानी जो पैक करा के लाते हैं वो खट्टा होता है, वो सारे सिट्रिक एसिड को, प्लास्टिक को घोल देता है। तो कभी भी पैक कराने वाला पानी पॉलिथीन में नहीं लें, अपना बर्तन लेकर के जाए, उसमें करें। दीदी तो बस पानी एक के बात लिए, और, पानी एक सबसे अच्छा स्रोत है अपनी सारी बीमारी को खत्म करने का, मगर पानी ये मटका है ना, इससे एक बार पीलिया हो गया था मुझे मटके के पानी से, क्योंकि जो उसकी मिट्टी थी वो सूट नहीं करी, तो डॉक्टर ने बोला कि मटके का पानी मत पीजिएगा। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि, अच्छा एक बात और, चलो एक छोटी सी, अभी टाइम हो चुका है एक्चुअली, हमें अपनी पृथ्वी से जुड़कर रहना चाहिए। अभी आपकी बात का सवाल जवाब यहाँ मिलेगा। हमें अपनी पृथ्वी से जुड़ करके रहना चाहिए। जैसे मिट्टी है, हम लोग आजकल मिट्टी में जाना ही बंद कर दिया है, बच्चों का खेलना ही बंद कर दिया है। कभी किसी दिन नंगे पैर अपनी एक मिट्टी पर कहीं चल के देखिए, जहाँ घास है वहां चल के देखिए, आप कितना तरोताजा महसूस करेंगी। और कभी घर में मिट्टी लाइए, उस मिट्टी से हल्का सा आपको टच में लीजिए, अपने पृथ्वी के टच में रहिए, अपनी मिट्टी के टच में रहिए। तो आपको ज्यादा अगर नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी को हाथों में लगा करके हाथों को धुआ करें कभी कभार, तो आप मिट्टी के टच में रहेंगे। जो आपका सवाल है कि आपको पीलिया इससे हो गया घड़े के पानी से, चलिए हो सकता है कभी किसी खराब मिट्टी से घड़ा बन गया हो, तो अब एक बार हुआ, ऐसा बार बार तो नहीं होगा ना। इसलिए हमेशा मिट्टी को जब घड़ा लाते हो तो ठुकवा करके लेकर के आओ। उनके पास एक होता है ठोकर का सिक्का, ठोक करके देखो, उससे लेकर के आओ, आपकी वो मिट्टी अच्छी मिट्टी होगी और पक्की मिट्टी होगी, उससे कभी कोई। और मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप 4 सिक्के चांदी के डाल दीजिए या 1 चांदी का गिलास डाल दीजिए, आपको पेट संबंधित 90% विकार खत्म हो जाएंगे।
दीदी बात का प्राथमिक लक्षण आपने सूखापन बताया था, बात का प्राथमिक लक्षण सूखापन है, तो किस तरीके से सूखापन क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ही बताइए। सूखापन जैसे इस समय का टाइम है, आपने देखा होगा अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी अप्रैल चल रहा है, ऐसा लग रहा होगा फेस ड्राई हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, वो सूखापन नहीं होता है। स्किन पे क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, जैसे जमीन फटने लगती है, सूखा आता है, जब देखा है सूखी जमीन उस तरह का क्रैक्स आने लगते हैं स्किन पर, तो वो वात का रोगी का लक्षण है कि आपको यहाँ से वात कुपित हो रही है। दीदी एक होती है तो हमारे होठों के किनार भी फटने लगते हैं, होठों के किनार जो हल्की सी घाव सा दर्द सा होता है वो भी होने लगता है। हाँ, हो सकता है अगर आपकी बात कुपित हो रही है तो हो सकता है कि अगर ज्यादा हमेशा फटे रहते हैं 12 महीने, सर्दियों में तो होने नॉर्मल सी बात होती है क्योंकि हवा शीतल होती है तो हो जाता है, लेकिन अगर आपके 12 महीने ऐसा हो रहा है तो ये आपकी बात कुपित है। 12 महीने नहीं, इसी महीने में नहीं तो ऐसे कुछ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी को हो रहा है। जब से कोविड आया है हम लोग को इंजेक्शन लगे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके कारण हमारी स्किन अभी तक अप्रैल मई तक ड्राई चलती है। ठीक है, सभी के साथ ओम दीदी। ओम, हाँ जी ओम 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 पूछिए। ये पाचक पित्त आपने बोले थे, वो एक बार दोबारा। पाचक पित्त थे हमारे, रंजक पित्त लिखिए, अम्लक पित्त मैं बता देती हूँ। पित्त हमारे पास थे पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। लास्ट क्या बोला आपने, लास्ट कौन सा? भ्राजक, 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 भालू वाला भ्राजक। चलिए इस मंच को दीदी को सौंपती हूँ। ओम दीदी, शांति पाठ आप करेंगे। रंजना दीदी हमारी उपस्थित हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ही करा देती हूँ, शायद दीदी उपस्थित नहीं है तो सही, लेकिन शायद वीडियो ऑफ है। चलिए सभी सीधे बैठेंगे, लास्ट के ध्यान के रूप में आते हुए सभी सीधे बैठे। लास्ट में सभी सुखी हों ऐसा सोचते हुए, मैंने जैसे बताया कि आप खुद भी खुश स्वस्थ रहें, सभी को स्वस्थ रखने की कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करके आंखों पे लगाते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। और आपको सभी को शायद कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ लाभ मिले होंगे, तो इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सभी को ओम। रंजना दीदी उपस्थित नहीं है शायद, दीदी आप उपस्थित हैं क्या? नहीं उपस्थित तो होंगी लेकिन हो सकता है। हाँ आ गए दीदी। ओम दीदी, दीदी मैंने शांति मंत्र करा दिया है। हाँ बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत सत्र मैंने पूरा सुना। विशाखा जी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत ही अच्छा अंजू जी। हाँ जी मैं अंजू। हाँ, वीडियो ऑफ है ना आपकी, से समझ में नहीं आया। रंजना दीदी आपका माइक, रंजना दीदी आपका माइक ऑफ है। ऑफ है। आपकी ओम आवाज अंजू जी ओम। ओम। दीदी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, रंजना दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ओम अंजू जी, आपने बहुत ध्यान से सुना, अच्छा लगा। चलिए दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही रंजना दीदी। कौन है होस्ट, कहीं उन्होंने वहां से ऑफ तो नहीं किया हुआ दीदी को? देखिए एक बार दीदी शायद दीदी कहीं नहीं दीदी हैं, दिख रही हैं, अभी बोल भी रही हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। दिख रही हैं दीदी मुझे? हाँ वो दीदी गुजरात में, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नहीं उनका माइक ही ऑफ है। दीदी आपका माइक ऑफ है। रंजना दीदी आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका माइक ऑफ है। उनकी वीडियो भी ऑफ है। नहीं वीडियो तो ऑन है, अब हुई ऑफ, शायद नेटवर्क इश्यू है। आप हाँ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, गुजरात में है दीदी। हाँ चलिए ठीक है दीदी। ओम दीदी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम सभी को ओम। ओम।